हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है, जिसमें हमने संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और आरवीडु वंश के बारे में एक एक करके हमने डिटेल से अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है, जिससे आपको एक निरंतरता बनेगी। पर यहाँ तो ठीक है, हमने यहाँ पे अब चर्चा करेंगे विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो विजयनगर प्रशासन में राजा की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें 20 सदस्य होते थे, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता था और अन्य जो होते थे वो मंत्री कहलाते थे। ठीक है, मंत्री या दंडनायक उन्हीं को कहा जाता था। राज व्यवस्था सप्तांग विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, राजा समस्त शक्ति का केंद्र हुआ करता था, अर्थात सारी शक्तियाँ जो है राजा में निहित होती थी। न्यायिक, प्रशासनिक और राजस्व की जितनी भी सारी शक्तियाँ हैं, ठीक, वो राजा में निहित होती थी। राजा द्वारा प्रजाहित का प्रण लिया जाता था अपने राज्यारोहण के पहले। ठीक है, राजा के बाद युवराज प्रमुख होता था, क्योंकि हमने यहाँ पे चर्चा की थी, अगर वो वीडियो आपने देखा हो तो वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि जो राजा है वंशानुगत हुआ करते थे, तो राजा के बाद युवराज ही प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन था। जो शासक था, शासक के बड़े पुत्र को ही पहले उसमें अधिकार दिया जाता था कि उसकी हाथों ही गद्दी आए। ठीक है, संयुक्त शासन के कई जगह पे प्रमाण मिले हैं, जैसे हमने चर्चा की थी संगम वंश में हरिहर और बुक्का के समय में। ठीक है, तो हरिहर के जो शासनकाल में बुक्का भी एक प्रमुख रूप से योगदान देता है। तो यहाँ पे संयुक्त शासन के भी प्रमाण हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें, जो प्रांत या मंडल थे प्रांत या मंडल जो थे वो राज परिवार सदस्य के हाथों ही थे। यहाँ पे जैसे ये प्रमुख शासक होता था और जिनके ये क्षेत्र बटे हुए रहते थे विभिन्न प्रांतों में, तो विभिन्न जो प्रांतों में जो प्रांतपति होता था वो राज परिवार का ही कोई सदस्य होता था। ठीक है, जिसे उदय्यर कहते थे। अगर राज परिवार का सदस्य होता था उसे उदय्यर कहा जाता था। ठीक है, और जो प्रांत होते थे वो केंद्र से स्वायत्त होते थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ों में स्वायत्तता प्राप्त होती थी, जो कि मुद्रा जारी करना, ये अपनी अपनी मुद्राएं जारी कर सकते थे। ठीक है, भू अनुदान, यहाँ के जो प्रांतपति होता था भूमि का अनुदान या भूमि दान में दे सकता था किसी को भी। ठीक है, कर लगाना, ये अपने क्षेत्र में एक निश्चित कर लगाया जा सकता था, केंद्र का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, कर माफ भी कर सकता था। अगर ये जो अलग अलग प्रांत हैं ये अपने अपने क्षेत्र में कर की माफी भी दे सकते थे। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो उदय्यर हैं इनकी राजा द्वारा ही नियुक्ति की जाती थी, प्रांतपति की जो है, और पदमुक्ति या स्थानांतरण, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में उनका स्थानांतरण भी किया जा सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखें, बड़े बड़े जो राज्य होते थे उन्हें महाराज्य कहा जाता था। ठीक है, केंद्र के अधीन बहुत छोटे जो राज्य होते थे, अगर कोई बड़ा राज्य है तो उसे महाराज्य कहा जाता था। ठीक है, राजा के सहयोगी तो राज परिषद, मंत्री परिषद और सचिवालय होता था। जैसे अभी सचिवालय होते हैं मंत्रियों के, उसी प्रकार से वहाँ पे भी सचिवालय हुआ करता था। ठीक है, अधिकारी की नियुक्ति दंडनायक व कार्यकर्ता से की जाती थी। ठीक है, जो कि छोटे अधिकारी होते थे, दंडनायक या कार्यकर्ता, वहीं से अधिकारियों की छटनी करके यहाँ पे बड़े बड़े पदों पे उन्हें लिया जाता था। ठीक है, प्रांत में जो दंडनायक होता था उसे प्रांतपति कहते थे। ठीक है, अभी हमने चर्चा की थी केंद्र के अंतर्गत ये प्रांत हुआ करते थे, तो यहाँ पे जो दंडनायक होता था उसे प्रांतपति कहते थे। और मंत्री परिषद में नियुक्ति की अगर चर्चा करें तो विद्वान राजनीतिज्ञों की ही नियुक्ति की जाती थी, जिनकी आयु 50 से 70 वर्ष हो। ठीक है, इससे कम आयु वालों के मंत्री परिषद में नहीं लिया जाता था। मंत्रियों के सभा भवन को वेंकट विलास मंडपम कहा जाता था। जैसे अभी विभिन्न मंत्रालय होते हैं सरकार के, उसी प्रकार जो मंत्रियों का सभा भवन हुआ करता था उसे वेंकट विलास मंडपम कहा जाता था। ठीक है, न्यायालय 4 प्रकार के थे, तिस्किता, चल, मुद्रिता। ठीक है, ये यहाँ पे न्यायालय के प्रकार थे। साम्राज्य प्रांत या मंडल में बटा हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो केंद्रीय प्रशासन है उसके अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत प्रांत या मंडल हुआ करते थे। ठीक है, मंडल के अंतर्गत जिला हुआ करता था, जिला जिसे कोट्टम या वलनाडु भी कहते थे। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो प्रशासन की जिला के बाद होती थी परगना। ठीक है, परगना एक इकाई होती थी। परगना के बाद ग्रामों का समूह होता था, बहुत सारे ग्राम मिलकर एक समूह बनाते थे जिसे मिलग्राम कहा जाता था। ठीक है, और जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी गांव या जिसे उर भी कहा जाता था। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें कि सबसे अधिक प्रांत कृष्णदेवराय के समय में थे। कृष्णदेवराय चूंकि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो तुलु वंश के अंतर्गत जो शासक हुए कृष्णदेवराय, तो इनके समय में सबसे अधिक प्रांत विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हुआ करता था। लगभग 200 प्रांत इनके समय में हुआ करता था। ठीक है, आगे देखें, न्यायांकर व्यवस्था, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी न्यायांकर व्यवस्था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भू सामंतों का समूह होता था। ठीक है,
जो कि भूभाग पे मतलब जिनका अधिकार हुआ करता था, उस जमीन को भूभाग को आम्रम कहते थे, ठीक है। और जो उस भूभाग को धारण करता था उसे नायक या अमर नायक कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, जो भूसामंत का एक समूह हुआ करता था, अर्थात किसी एक क्षेत्र में केंद्र के द्वारा एक क्षेत्र को किसी व्यक्ति के अधीन कर दिया जाता था, ठीक है, एक भूभाग को उसके अधीन कर दिया जाता था, जिसे कि आम्रम कहते थे। उसके अंतर्गत जो भूमि होती थी उसे आम्रम कहते थे। और ये जो व्यक्ति इस भूमि को धारण करता था, इस भूमि को धारण करने के बाद यहाँ से जो कर वसूली है उसे ये केंद्र को देता था वापस, ठीक है। तो इस प्रकार से इस व्यक्ति को जो केंद्र को यहाँ से वसूली करके देता था उसे नायक या अमर नायक कहा जाता था, ठीक है। और ये जो वसूली थी, यह कर जो था, ये जो भू सामंतों का जो समूह और ये जो अमरम वाली जो व्यवस्था थी, ये पूरे साम्राज्य के अंतर्गत 3/4 हिस्से में फैली हुई थी, ठीक है। राजा को उपज का एक भाग दिया करता था। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कर लिया जाता है, जैसे अगर 10 रुपये कर लिया जाता है तो वहाँ से 1 रुपये राजा को जाता था, ठीक है। और वो बाकी के जो पैसे थे उसे अपने प्रशासन के लिए या अपने सैन्य व्यवस्था के लिए खर्च किया करता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी, ठीक है। यह जो व्यवस्था है आम्रम वाली, यह सर्वाधिक तमिलनाडु वाले क्षेत्र में प्रचलित थी। गवर्नर की तुलना में इसे अधिक स्वायत्ता होती थी, ठीक है। गवर्नर एक प्रांतपति हुआ करता था, परंतु अगर जो कोई भूसामंत होता था या भूमि का जो जिसके अधीन भूमि होती थी उसे अधिक स्वायत्ता प्राप्त थी, क्योंकि ये केंद्र से काफ़ी दूर हुआ करता था, ठीक है। ये जो प्रांत होते थे केंद्र के करीब हुआ करते थे, और जो भूसामंती व्यवस्था ये दूर दूर वाले क्षेत्र में हुआ करती थी। जो गवर्नर होता था उसे दंडनायक कहा जाता था, ठीक है। प्रांतों में जो गवर्नर हुआ करता था उसे दंडनायक कहा जाता था। और ये जो होते थे प्राय ब्राह्मण ही हुआ करते थे। अगर इन धर्म में अगर देखा जाए तो दंडनायक या गवर्नर के पद पे केवल ब्राह्मण को ही लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें अयंगर व्यवस्था। अभी हमने यहाँ चर्चा की, यहाँ पे हमने नायंकर व्यवस्था की चर्चा की, जो कि भू सामंतों की एक व्यवस्था होती थी, ठीक है। भू सामंत जो केंद्र से दूर जो स्थित राज्य हुआ करता था वहाँ पे नायंकर व्यवस्था थी। अब हम पढ़ेंगे आयंगर व्यवस्था के बारे में। तो देखते हैं, यह 12 सदस्यीय अधिकारी का समूह हुआ करता था, ठीक है, जो कि ग्रामीण प्रशासन का संचालन करता था। आयंगर जो होते थे जैसे ग्रामीण, अभी जैसे ग्राम में पंचायतें होती है उसी प्रकार की एक सभा हुआ करती थी उस समय की, जिसमें 12 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। इनकी जो नियुक्ति होती थी वंशानुगत होती थी। सबसे पहले तो एक बार अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई इस अयंगर व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण प्रशासन के लिए, तो वह उसके बाद उसकी जो पद है वो वंशानुगत हो जाया करता था। उसके बाद उसका पुत्र, इस प्रकार से शासन व्यवस्था स्थापित हुआ करती थी, ठीक है। जो अयंगर व्यवस्था के अंतर्गत जो ये थी, आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत जो अधिकारी पद था उसे वे बेच या गिरवी भी रख सकते थे, ठीक है। अपने पद को किसी दूसरे को भी ट्रांसफर किया जा सकता था। सेवा के बदले करमुक्त भूमि इन्हें दी जाती थी, ठीक है। इन अधिकारियों को सेवा के बदले वेतन न देते हुए करमुक्त भूमि दे दी जाती थी, ठीक है, जिसे मान्यम कहा जाता था, ठीक है। प्रमुख अयंगर जो होता था उसे कणिकम कहते थे। अयंगर में जो अधिकारी प्रमुख हुआ करता था उसे कणिकम कहते थे, ठीक है। इसके सहायता के लिए लेखाकार होता था, जो कि भूमि की खरीद बिक्री की जो दस्तावेज बना के रखा करता था, आजकल की जैसे पटवारी अगर देखा जाए, ठीक है। तलारी होता था, तलारी भी एक अधिकारी होता था इसके अंतर्गत, जो कि चौकीदार होता था, ठीक है। सेंतोन या वित्तीय हिसाब रखने वाला व्यक्ति हुआ करता था इसके अंतर्गत ही। अगर मान लीजिए गांव के अंतर्गत कर वसूली का कार्य अगर इन्हें दिया जाता है तो वित्तीय हिसाब किताब सेंतोन के अंतर्गत आता था, ठीक है। स्थानीय स्वशासन को सभा और नाडु दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत अगर देखें तो स्थानीय स्वशासन 2 भागों में बटा हुआ था, सभा और नाडु के रूप में, ठीक है। नाडु जो होती थी गांव की राजनीतिक इकाई होती थी, जिसके सदस्य जो है नटवर कहलाते थे, ठीक है। आगे देखें, अयंगर के कारण ग्राम प्रशासन की परंपरा कमजोर हो गई, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र थे उसके अंतर्गत ग्राम में अभी के समय में अगर देखें तो जैसे सरपंच चुन के हुए जाते हैं और वे ग्रामीण लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा नियुक्ति कर देने के बाद जो अधिकारी होते थे वो ग्रामीण के प्रति उतने उत्तरदायी नहीं होते थे। तो इस प्रकार ग्राम प्रशासन धीरे धीरे परंपरा कमजोर होने लगी, ठीक है। सेना की देखें विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, तो सेना भी पैदल, जो कि पदाती, अश्वारोही घोड़े वाली सेना, ठीक है। हस्ती सेना भी, हाथी वाली सेना भी इनके पास होती थी। बड़े बड़े तोपखाने हुआ करते थे, ठीक है। सैन्य विभाग को स्कंधाचार कहा जाता था, ठीक है। और पुलिस के लिए जो प्रशासन में पुलिस हुआ करता था, सेना अलग चीज़ होती है, लेकिन पुलिस जो हुआ करते थे उनके लिए अरुसूत्र स्वतंत्रम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है।
पुलिस के कर जो लिए जाते थे पुलिस के लिए या उन्हें वेतन देने के लिए जो जनता से कर वसूले जाते थे उन्हें अर्सु स्वतंत्रम कहा जाता था। ठीक है, आगे देखें तो ठीक है दोस्तों, हमने क्या क्या देखा अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमने विजयनगर के प्रशासन में राजा और मंत्री के बारे में चर्चा की। ठीक है, आगे हमने राज्य बड़े बड़े राज्यों के बारे में चर्चा की जिन्हें महाराज्य कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे हमने साम्राज्य का विभाजन देखा जो कि साम्राज्य प्रांत में और प्रांत जिला में, जिला परगना, परगना ग्राम समूह और ग्राम समूह जो है गाँव में बटे हुए थे। आगे हमने देखा न्यायंकर व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। आगे हमने आयंगर व्यवस्था के बारे में और आगे हमने सेना के बारे में भी चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।